अचीवर्स एकेडमी बच्चों आपका स्वागत है। आज आप पढ़ोगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक टर्म पढ़नी पड़ेंगे। सबसे पहले बेसिक टर्म है आपकी क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश होता क्या है? क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि अगर कोई घिरा हुआ हम कोई पृष्ठ लेते हैं और उसके किसी एक अवयव को कंसिडर करते हैं क्षेत्रफल सदिश के रूप में, तो जो उसका क्षेत्रफल अवयव है वो क्षेत्रफल अवयव मान लिया हमने कितना है, डी है। तो वो क्षेत्रफल का अवयव बाहर की ओर लंबवत कार्य करेगा। ठीक है, वो कितना ले लिया हमने क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर ले लिया और ये अवयव जो काटा था कितना है, डी है। तो अगर मैं डी वेक्टर को डिफाइन करना चाहिए क्षेत्रफल सदिश को, तो परिमाण कितना होगा, डी डॉट एन इनटू वेक्टर। ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम संपूर्ण भाग पूरे कंप्लीट भाग का निकालना है तो ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ए एन इनटू एन इनटू वेक्टर। ए क्या हो गया, पूरे अवयव का क्षेत्रफल हो गया। एन यूनिट वेक्टर डिनोट कर रहा है इसके डायरेक्शन को। क्लियर है बच्चों? ये थी आपका छोटा सा एक पॉइंट क्षेत्रफल सदिश। और इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और आता है बेसिक पॉइंट, घनकोण। ठीक, घनकोण किसे कहते हैं? तो घनकोण किसे कहते हैं? देखो, जैसे आप बच्चों को फल वगैरह खाते हो, सेब या अंगूर खाया कभी? खाते हो, चलो। तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें मान लिया इस तरह की आपकी कोई सेब होगी, उसमें से क्या करा, छोटा सा भाग काट लिया। एक ये केंद्र हो गया इसका, मान लिया यहाँ से छोटा सा पोर्शन ऐसे काट लेते हैं, नहीं? तो इसे काटने के बाद ये काट लिया आपने छोटा सा भाग, तो इस तरह का कटता होगा आपका छोटा सा भाग। बात समझ में आ रही? ये ऐसे कट जाएगा छोटा सा भाग, इस तरीके से बन जाएगी। तो ये जो आपका ये जो भाग है आपका, ये जो भाग है ये केंद्र पे जो कोण बनाता है, यहाँ से जो केंद्र ये कोण बन रहा है, इसे कहते हैं हम घनकोण। इसे क्या कहते हैं? घनकोण। बच्चों इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है इसका मात्रक? स्टेरेडियन। ठीक है, तो अगर घनकोण को हम डिफाइन करें, घनकोण को अगर हम यहाँ कंसिडर करें तो घनकोण डी ओमेगा बराबर होता है डी ए बटे आर स्क्वायर। वेयर डी ए क्या है आपका, एक छोटा सा जो अल्पांश अगर आप यहाँ से काट लें तो क्या हो जाएगा आपका, डी ए हो जाएगा। और आर क्या हो गया आपका, ये दूरी हो जाएगी आर। बात समझ में आ गई? केंद्र से ये यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते, सब जगह तो आर होगी। ठीक है, तो ये आर आपकी दूरी हो सकती है। और ये डी ओमेगा क्या हो गया, ये आपका डिनोट कर रहा है घनकोण को, तो डी ओमेगा बराबर क्या हो गया आपका, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। मात्रक क्या होता है आपको उसका? मात्रक बताया आपको स्टेरेडियन। मात्रक हो गया आपका स्टेरेडियन। क्लियर है बच्चों? ठीक है भाई। अगर हम क्या करें कि मान लीजिए तो ऐसे है पृष्ठ, अगर कोई दूसरा पृष्ठ कंसिडर कर ले हम कि भाई मान लिया आपका पृष्ठ ऐसे है, ये ऐसे हो गया। ठीक है, और अगर हम मान लें कि ये झुकाव इसका यहाँ से है, ऐसे ये झुकाव यहाँ से हो गया। क्लियर है भाई? और ये जो झुकाव यहाँ से है, ये आपस में कोण बना रहे हैं थीटा। कितना कोण बना रहे हैं? थीटा कोण बना रहे हैं। क्लियर है? तो अब अगर मैं आपको यहाँ से ये भाई मान लिया आपका यहाँ से क्या था आपका, ये आपका डी ए है यहाँ से, और ये कितना हो गया, थीटा कोण हो गया यहाँ से। तो अगर इसके अनुसार आप कंसिडर करें तो कितना हो जाएगा, डी ए कोस थीटा। तो डी ओमेगा बराबर तब निकल के आ जाएगा आपका डी ए की जगह डी ए कोस थीटा, डी ए कोस थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर, डी ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गया आपका बच्चों? ये निकल के आ गया आपका घनकोण। और घनकोण कितना होगा, डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो क्लियर है ये आपका? ठीक है, अगर ये आपका सरफेस, ये वाला जो सरफेस है, अगर वर्ताकार सरफेस है तो वर्ताकार पृष्ठ के लिए क्या करेंगे हम, वर्ताकार पृष्ठ के लिए, ठीक है, हमेशा ए की वैल्यू जो होता है, ये डी ए की वैल्यू या ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई? इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए डी ओमेगा आपको निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ रख देंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा का मान कितना हो जाएगा आपका, 4 पाई। ये हमें से याद रखना, आगे जो बोला गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो अगर आपको ये पृष्ठ आपका वर्ताकार है और वर्ताकार पृष्ठ के लिए आपको घनकोण निकालना है, तो डी ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और ये डी ओमेगा बच जाएगा आपको 4 पाई। ठीक है, तो वर्ताकार पृष्ठ के लिए आपका घनकोण कितना होता है, 4 पाई। क्लियर है बच्चों? इससे आगे चलते हैं हम, इससे आगे चलेंगे
बेसिक टर्म आपकी आती है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? देखो बच्चों, फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स में होते हैं चुंबकीय फ्लक्स में। क्योंकि आपका चैप्टर वैद्युत का है तो इसलिए आप यहाँ पे स्टडी करेंगे वैद्युत फ्लक्स की। तो नेक्स्ट है आपकी हेडिंग वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, कोई वैद्युत क्षेत्र है आपका और उसमें स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है कि मान लिया कोई भाई मैंने जो है ना एक पृष्ठ ले लिया और इस पे कोई काल्पनिक पृष्ठ मैंने सपोज करा ये काट लिया यहाँ से, ठीक है जी, और इससे गुजरने वाली जो काल्पनिक पृष्ठ आपने काटा इससे गुजरने वाली ये भी ऐसे जा रही होंगी भाई वैद्युत बल रेखाएं जो है ऐसे जाती रहती है ना। ठीक है, तो ये कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लिया और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो कितना लिया डीए, जैसे पहले लिया था आपने डीए, ये आपने क्या ले लिया इसका क्षेत्रफल सदिश लंबवत कार्य करेगा डीए और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी आपकी ई वेक्टर होगी आपकी। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो इससे निकलने वाली जो विद्युत बल रेखा है उनकी कुल संख्या को क्या कहते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से विद्युत फ्लक्स निकालना है तो विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई वेक्टर आपको नजर आ रहा होगा ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये डी फाई बराबर हम ले सकते हैं ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये किसके लिए है? ये छोटे से अल्पांश के लिए, अल्पांश का केस चल रहा है। जब हम पूरे के लिए कंसीडर करें तो पूरे, ये अल्पांश के लिए छोटा सा भाग काट लिया हमने अल्पांश उसके लिए। ठीक है बच्चों, तो डी फाई बराबर हो गया आपका ई डी ए कोस थीटा। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए कैसे करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर आपको कंसीडर करना है तो क्या होगा आपका फाई ई हो जाएगा डी फाई की जगह और यहाँ ई ए कोस थीटा। ठीक, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आपका निकल के आ जाएगा। इस फॉर्मूले का हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें भी अलग अलग केस आपके हो सकते हैं। कौन कौन से केस हो सकते हैं कि अगर जो आपका क्षेत्रफल है और जो आपका विद्युत क्षेत्र है दोनों एक ही रेखा में है तो थीटा बराबर वही पहला केस, थीटा बराबर 0 डिग्री। फिर अगर एक दिशा में है तो थीटा बराबर विपरीत दिशा में है तो 180 डिग्री रख लो भाई। और अगर लंबवत है तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखो थीटा बराबर 0 डिग्री रखो तो फाई कितना हो जाएगा आपका भाई को 0 का मान 1 तो फाई बराबर 3। तो यहाँ से आपका विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। अगर 180 डिग्री है तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा आपका कोस 180 का मान -1 होता है तो कितना होगा माइनस ई ए। क्लियर है भाई? और अगर 90 डिग्री है तो फाई ई का मान हो जाएगा कोस 90 का मान 0। तो अगर ये लंबवत होता है आपका ई और डी दोनों लंबवत होंगे तो विद्युत फ्लक्स आपका कितना होगा 0 होगा। ये इंपोर्टेंट केस है, आप इसे पढ़ लेंगे बड़ी अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है विद्युत फ्लक्स? इससे आगे चलते हैं अब आपको। इसके आगे आप इसमें पढ़ोगे गोस की प्रमेय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गोस की प्रमेय किसे कहते हैं, लगभग हर बार ही आता है। तो बड़ी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे इसे गोस की प्रमेय। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो अब तक आपका जो इंपॉर्टेंट वर्क हुआ है, इंपॉर्टेंट वर्क में आपका अक्षीय स्थिति वाला डेरिवेशन, निरक्षीय स्थिति वाला डेरिवेशन, गोस की प्रमेय वेरी इंपॉर्टेंट, तो बराबर पी साइन थीटा वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अच्छा चल रहा है आपका, बहुत अच्छा एग्जाम के लिए आप इसे अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। तो गोस की प्रमेय क्या है भाई? तो ये कार्ल फ्रीडरिच गोस हुए थे जिन्होंने प्रमेय दी थी और इन्होंने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद समझ में आ रहा होगा कि जो बंद है, जो क्लोज है, जो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे परिबद्ध कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात अगर हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है तो फाई मान लें क्यों आवेश घिरे हुए हैं तो ये क्यों आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये थी आपकी छोटी सी गोस की प्रमेय। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गोस की प्रमेय है, गोस ने यही खोज की थी। अब हम क्या करेंगे इसमें इसकी उत्पत्ति कर लेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे।
उत्पत्ति अर्थात इसका डेरिवेशन, ये निकल के कैसे आया था। ठीक है, तो इसे कंसिडर करने के लिए हम पहले की तरह, जैसे पहले माना था एक काल्पनिक पृष्ठ, हम ऐसे मान लेंगे और इसमें एक छोटा सा भाग काट लेंगे जैसे पहले काटा था, और ये केंद्र ले लेंगे ऐसे। ठीक है, ये भी ऐसे कर लो छोटा सा, जैसे मैं बता रहा था कि वो अमरूद है, वो सेब है, उसमें छोटा सा पीस काट लिया, तो ऐसे आपने इसे काट लिया। काटने के बाद कोई बिंदु लिया यहाँ से, ऐसे इस पर जो है क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर मान लिया ऐसे ऊपर काम कर रहा है, और इसका जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ई वेक्टर ऐसे है, और ये बीच का कोण कितना हो गया इनका थीटा, जैसे पहले था, पहले भी ऐसे था ना। ठीक है भाई, और ये बीच की दूरी जो ये जो बिंदु है, ये वाली दूरी हमने ले ली स्मॉल आर, कितनी ले ली आपकी स्मॉल आर हो गया आपका। ठीक है बच्चों, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, मान लिया हमारे यहाँ कितना आवेश रखा है प्लस क्यू, और यहाँ का जो घनकोण है वो कितना है डी ओमेगा, जैसे पहले था, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, कितना है कैपिटल ए है। क्लियर है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सपोज कर लिए बिंदु का नाम रख लिया इसका हमने, ये बिंदु पी हो गया आपका, ये कितना हो गया आपका बिंदु पी हो गया, और ये बिंदु ओ हो गया। तो हमें बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए भाई कितनी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले करा चुके ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये होगा आपका सूत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, वायु माध्यम है, क्यू अपॉन आवेश क्यू है, अपॉन में कितना आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, कितना हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दिक्कत किसी को सब समझ में आ रहा होगा, पहले कर चुके हैं हम। ठीक है, इससे आगे चलेंगे इसमें भाई। तो इसमें अगर मैं वैद्युत फ्लक्स निकालूं, अल्पांश कोई छोटा सा भाग हमने काट लिया, उसके लिए अल्पांश के लिए निकालें, वैद्युत फ्लक्स कितने होंगे भाई, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, थोड़ी कम लिख पा रहा हूँ। वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा आपका ई डी ए कोस थीटा, ये तो पढ़ा था आपने। डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका ई डी ए कोस थीटा। क्लियर है भाई। तो ई का मान यहाँ रख देंगे, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई का मान कितना है, ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू डी ए, और ये क्या हो गया आपका कोस थीटा। क्लियर है भाई। अब देखो डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये क्यू इधर ले लिया, ये क्यू को इधर ले दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे लिख देंगे डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो मैंने ब्रैकेट में बंद किया, ये क्या है, ये आपने पहले पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, घनकोण पढ़ा था सभी ने। तो ये क्या है आपका घनकोण, ये क्या है आपका डी ओमेगा, ये क्या है आपका डी ओमेगा। तो चूंकि ये डी ओमेगा है इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए आपका डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये क्या हो गया आपका इंटू डी ओमेगा, ये क्या हो गया आपका डी ओमेगा। क्लियर है भाई, समझ में आया। ठीक है, अब आगे इसमें कंसीडर करेंगे, अगर हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, देखो बच्चों संपूर्ण पृष्ठ अगर कभी भी आपको छोटा पोर्शन लेना हमेशा अवकलन लेते हैं, और संपूर्ण भाग अगर आपको कंसीडर करना है तो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा इसमें समाकलन लेंगे। तो समाकलन डी फाई का समाकलन होता है फाई ई। मैं एक छोटी सी क्लास अवकलन और समाकलन की भी इसी में जो है ना ऐड करने वाला हूँ, वो जल्दी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप समझते रहे कि डी फाई का कितना होता है फाई ई, और आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका ऐसे चलेगा, और ये कितना हो गया आपका डी ओमेगा। बात समझ में आई है। ठीक है, इसे क्लोज इंटीग्रल के द्वारा आप दिखाएंगे, किसके द्वारा दिखाएंगे, क्लोज इंटीग्रल के द्वारा। क्लोज इंटीग्रल क्या दिखा रहा है, ये बंद है सबका सभी, पूरा पृष्ठ बंद है। तो क्लोज चूंकि अगर हम ये ले लें कि पृष्ठ कैसा है आपको वर्ताकार है, यदि पृष्ठ कैसा है वर्ताकार, यदि वर्ताकार पृष्ठ है तो तब आपका क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई, ये आपने पहले ही पढ़ा है। इसलिए फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इंटू कितना हो गया आपका 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और फाई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही बोस की प्रमेय है, ये तो सिद्ध करना ना, बड़ा छोटा सा डेरिवेशन है। अगर आ गया क्वेश्चन तो 2 नंबर में आएगा कम से कम, ये बोस की प्रमेय है, या 3 नंबर में आएगा। ठीक है, तो बड़ी अच्छी तरीके से क्या कर लेंगे इससे। ठीक है, ये छोटी सी थी आपकी बोस की प्रमेय, इसे नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।